गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ समय के गैप के बाद में लगभग 3-4 दिन का गैप हो चुका है सीरीज में। और आज से ही जो है आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज, जो कि इससे पहले मॉर्निंग में 7 बजे क्लास चला करती थी, तो अब ये 7 बजे का स्थान छोड़ करके अब ये डेली आपकी मॉर्निंग में 9 बजे ही क्लास होगी ये वाली, है ना। और 7 बजे दोस्तों हम अभी तक एक्चुअल में मॉर्निंग में 7 बजे इसको ले रहे थे आइडिया ऑफ भारत को, और 9 बजे क्लास हमारी फाउंडेशन हिंदी चल रही थी फाउंडेशन में। तो अब हमने 7 बजे, अभी मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होगी दोस्तों आपकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश फाउंडेशन की, इंग्लिश की क्लास होगी, या इंग्लिश और उसके साथ में कोई जैसे योगा की या फिर उद्यमिता विकास या आपके जो पर्यावरण वाली क्लासेस है वो भी हो सकती है। तो मॉर्निंग में 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी अभी फिलहाल, और 9 बजे आपके भी आइडिया ऑफ भारत होगी जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। इसके कंप्लीट होने के बाद में इसका समय भी जो है इसके स्थान पर भी कोई नया सब्जेक्ट आ जाएगा जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। और इवनिंग में तो आप जानते हैं इवनिंग में सेकेंड ईयर वालों की क्लासेस चल रही है अभी, जहां पर अभी इवनिंग में 6 बजे और 9 बजे कंटिन्यू चल रही है। और अभी एक क्लास और स्टार्ट होने वाली है इवनिंग टाइम में लगभग 8 बजे के आसपास, बीए फर्स्ट ईयर वालों की, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों की। तो फिर से क्लास स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। एक बार हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस बेस्ड पर जो है अब क्लासेस होगी, जिससे कि प्रत्येक टॉपिक पर वहां पर अच्छे से फोकस किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 16 महाजनपदों की। हालांकि जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, प्राचीन इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उन सबको अच्छे से पता होगा कि हमारा टॉपिक आज का एक्चुअल में क्या है। जैसे ही बात आती है 16 महाजनपद, है ना, वैसे ही हमारी धारणा एकदम चेंज हो जाती है कि 16 महाजनपद मतलब कि ऐसे बड़े राज्य प्राचीन भारत के जो उस समय काफी प्रचलित थे, काफी शक्तिशाली थे। मतलब हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि संपूर्ण जो भारत था हमारा, उत्तर भारत या मध्य भारत और उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, जो भाग था, वो 16 महाजनपद अर्थात कि 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। तो दोस्तों इसका पूरा विस्तार से आज हम डिस्कस करेंगे और इन 16 ही महाजनपदों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, महा शब्द से पहले हम महाजनपद को पढ़ें, उससे पहले जनपद शब्द का अर्थ समझेंगे और जनपद कैसे महाजनपद में परिवर्तित हुआ उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आज हम पूरे संपूर्ण तरीके से मानचित्र की सहायता लेकर के भी जो है दोस्तों 16 ही महाजनपदों को समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बस ध्यान से समझते चलिएगा, सुनते चलिए, आपका सेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक पूरा आपको यहीं पर क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, कहीं पर भटकने की, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, उस तरीके से बस आपको इसको फोकस करना है। उस फोकस के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो 100% हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, थर्ड यूनिट हमारा चल रहा है आइडिया ऑफ भारत के अंतर्गत। और थर्ड यूनिट में दोस्तों लगभग सभी टॉपिक हमारे थर्ड यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हम जनपद की आज बात करेंगे, जनपद और महाजनपद की, है ना, महाजनपदों की, 16 महाजनपदों की। क्लियर है। और कल वाले सेशन में हम बात करेंगे ग्राम स्वराज की, ठीक है ना। तो इन 2 लेक्चरों के माध्यम से हमारा ये थर्ड यूनिट भी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ यूनिट पे मूव करेंगे। आइए, तो आज का प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में जनपद की अवधारणा को समझाइए। प्राचीन भारत में जनपद की अवधारणा को समझाइए, या प्राचीन भारतीय जनपद की अवधारणा को समझाते हुए 16 महाजनपदों में से किन्हीं 2 महाजनपदों पर चर्चा कीजिए। 2 महाजनपदों पर या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कुछ महाजनपदों पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो आइए शुरू करें। उससे पहले हम सबसे पहले तो जनपद की धारणा को समझेंगे कि एक्चुअल में जनपद है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जो है ना एक इसका व्यवहारिक रूप समझ लेते हैं कि एक व्यवहारिक पक्ष क्या है इसका, है ना, व्यवहारिक पक्ष क्या है। अगर व्यवहारिक रूप से अगर आप एक बार समझ लेते हैं जनपद की धारणा को, तो फिर आपके लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे व्यवहारिक समझना पड़ेगा। देखिए, जनपद का मतलब, हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, वर्तमान समय की अगर बात करें, तो हम जनपद किसे बोलते हैं। आप में से कई स्टूडेंट को यह पता नहीं होगा। अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट हैं जो जनपद के बारे में जानते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। आप सभी ने सुना है ग्राम पंचायत, सब जानते हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, जिला सुना होगा आपने, है ना। जिले के बाद स्टेट अर्थात कि राज्य, और राज्य के बाद में देश, कंट्री, ये सब कुछ होता है ना,
है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे छोटी इकाई ग्राम की, जिस पर शासन कौन करता है, ग्राम पंचायत, है ना। और उसके बाद में आता है जिला। तो जिला और ग्राम पंचायत के बीच में जो इकाई होती है ना, उसी को हम जनपद इकाई कहते हैं। अर्थात ये कि एक गांव की जो जनपद पंचायत होती है एक गांव की, तो जनपद जो होती है ना, कुछ गांवों से मिलकर के जनपद का निर्माण होता है, कुछ गांवों से मिलकर के, ठीक है ना। तो कुछ गांवों से मिलकर जनपद का निर्माण होता है, और कुछ जनपदों के मिलने से जिले का निर्माण होता है, और कुछ जिले के मिलने से जो है एक राज्य का निर्माण होता है, और कुछ राज्यों के मिलने से एक देश का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि जो सबसे छोटी इकाई है हमारी ग्राम, हमारे गांव और जिला दोनों के बीच की इकाई को हम जनपद कहते हैं, मतलब जो कि कुछ गांवों से मिलकर के बनती है। क्लियर है ना। अब इसके शाब्दिक अर्थ पर आइए, तो अब आपको यहां पर एक एक बात समझ आएगी। देखिए, जनपद राज्य का एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जो एक प्रशासनिक अधिकारी के कंट्रोल में होता है, अंडर में होता है। समझ पा रहे है ना। तो जिले से नीचे जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के कंट्रोल में हो। वर्तमान संदर्भ में जनपद जिले से छोटी इकाई होती है तथा गांव से बड़ी इकाई होती है। गांव अर्थात कि ग्राम पंचायत से बड़ी इकाई होती है। जबकि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे राज्य भी जो है जनपद कहलाते थे। कब? प्राचीन काल में। लेकिन वर्तमान में क्या है? जिले से छोटी इकाई और ग्राम पंचायत से बड़ी इकाई, अर्थात कि ग्राम पंचायत और जिले के बीच वाली इकाई है ये। लेकिन प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य भी जनपद कहलाते थे, छोटे छोटे राज्य भी। क्लियर है ना। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दरअसल आप लोग यूज करते हो, जैसे मूल निवासी वगैरह कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका फॉर्म फिलअप करते वक्त आप इनका यूज करते हो। जैसे कि प्रखंड लिखा होता है, जैसे कि आपको इसी, हालांकि अभी तो आप स्टूडेंट है, लेकिन जब कल से कभी संपत्ति को परचेस करते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो ना, तो जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे ना, तो वहां पर लिखित में आएगा आपको प्रखंड, ब्लॉक वगैरह A to Z चीजें वहां देखने को मिलती है। तो प्रखंड राजस्व का ही अर्थ, माफ कीजिएगा, जनपद का ही अर्थ होता है प्रखंड या ब्लॉक, है ना, ब्लॉक। तो जिसकी व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो होती है एक अधिकारी के हाथों में होती है, एक अधिकारी के हाथों में होती है, ठीक है ना। तो अब यहां पर बात करेंगे हम दो समय की, एक उत्तर वैदिक काल के समय की और एक उत्तर वैदिक काल के बाद के समय की। उत्तर वैदिक काल कौन सा? वेदों के बाद वाला जो काल था वो उत्तर वैदिक काल कहलाया। वेदों के बाद वाला जो काल था वो उत्तर वैदिक काल कहलाया, है ना। तो उस उत्तर वैदिक काल की और अगली घटना उसके भी बाद की। तो उत्तर वैदिक काल अर्थात कि वैदिक काल के बाद में जो पीरियड आया, जो टाइम आया ना, समय काल जो आया, उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो उस उत्तर वैदिक काल में ही इन आर्यों का आगमन हुआ था भारत में। ये आर्य आए थे। तो जो आर्य आकर बसे, इन्होंने जिन राज्यों को बसाया, जहां पर ये बसते थे ना, उसी को ये लोग जन या जाति कहा करते थे। जैसे हम लोग हैं तो हम जैसे हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो अलग अलग राज्यों का बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से राज्यों का न बोलते हुए उनमें राज्य को के स्थान जन या जाति कहलाती थी। क्या कहते थे वो? जन या जाति, ठीक है ना। तो जो ये लोग आर्य जो जहां पर भी जाते थे और जहां पर भी बसते थे ये, तो उसी जिस जाति थी उस जाति या उस वंश के नाम से ही वो प्रांत जो है उस प्रांत का नाम पड़ जाता था, उसी जाति के नाम पर, है ना, जिस जाति के ये आर्य हुआ करते थे। क्लियर है? एक सेकेंड, उसी का नाम पड़ जाता था। हालांकि राज्यों में दूसरी जाति के लोग भी बसते थे, लेकिन उनका स्थान गौण हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के ये कि उत्तर वैदिक काल की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जब आर्य लोग आए थे तो आर्य जहां जहां बसते थे, तो जिस जाति के ये लोग हुआ करते थे ना, अपनी जाति के नाम से ही जो है उस क्षेत्र का नाम पड़ जाया करता था। इनके अलावा और भी जाति के लोग रहते थे, लेकिन मुख्य लोग यही थे, संख्या में भी बहुसंख्यक लोग यही हुआ करते थे, इसलिए नाम इन्हीं का चलता था। और जो अन्य जाति के लोग हुआ करते थे उनका स्थान गौण हुआ करता था, उनके नाम से क्षेत्र में पहचान नहीं होती थी। कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। समय, इसके बाद में आर्यों के बाद की समय की कहानी बढ़ती है आगे। तो उस समय सिर्फ आर्यों तक की बात सीमित थी, लेकिन अब क्या होता है कि इन क्षेत्रों में, अर्थात कि इन जन या जाति वाले क्षेत्रों में जो है, अब दूसरी जाति के लोगों की संख्या भी बढ़ने लग जाती है। कब?
उत्तर वैदिक काल के बाद में, अर्थात कि आर्यों के बाद में। तो इन क्षेत्रों में अब दूसरी जाति के लोग भी इसी प्रकार से आ जाते हैं, इतनी संख्या में आ जाते हैं और सभी जाति के लोग रहने लगते हैं। अब जैसे ही सभी जाति के लोग मिक्स होते हैं उस क्षेत्र में, वैसे ही उस क्षेत्र को अब वंश या जाति ना कहते हुए अब उसे जनपद कहा जाने लगता है। क्या? जनपद कहा जाने लगता है, ठीक है ना। तो इस युग में ऐसे जनपदों का वर्णन मिलता है जिनमें 16 महाजनपद 16 जनपद जो है प्रधान थे। तो उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में ही इन 16 राज्यों की कहानी प्रारंभ होती है। मतलब ये कि इन 16 जो ये महाजनपद थे या जो 16 जनपद थे, इन 16 जनपदों के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक काल के बाद के समय से, है ना। और क्या इसके स्रोत हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के कि इनकी जानकारी सटीक रूप से हमें कहां से प्राप्त होती है। तो अभी तक की कहानी में आपने क्या समझा कि पूरे भारत की अगर हम बात करें ना, पूरे भारत की, तो उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में 16 ऐसे क्षेत्र थे, 16 ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में अलग अलग जाति के लोग निवास किया करते थे, है ना। और उन्हीं 16 क्षेत्रों को ही यहां पर जो है 16 जनपद के नाम से जाना जा रहा था, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में इस स्टोरी को आप लोग याद रखेंगे। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक मैप में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जरा थोड़ा सा मैप को देखिए। देखिए, मैपिंग के साथ पढ़ने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत सारे लोग जो है ना मक्कारी मार जाते हैं, करते नहीं है। लेकिन देखिए, 16 अलग अलग महाजनपदों का यहां पर आपको अलग से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। आप हो सकता है वीडियो में एकदम क्लियर ना आए, लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो पूरा क्लियर दिखेगा ना। याद कैसे करना है? यहां पर 16 ही महाजनपदों के नाम स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इनको आप उन पड़ोसी राज्यों के आधार पर, है ना, ग्रुप में डिवाइड कर करके जो है इनको याद करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि इस वाले चैप्टर में ना आपको 16 ही महाजनपद पूरी तरह से याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल सटीक रूप से याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए, याद करना बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखिए, जैसे कंबोज और गांधार, ये जो 2 महाजनपद है ना, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है। तो कंबोज जो है ये वर्तमान के अफगानिस्तान में चला गया, है ना। और ये गांधार वर्तमान के पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में चला गया, ठीक है। तो ये 2 अपने आप याद हो जाएंगे, कंबोज और गांधार। उसके बाद में 3 महाजनपदों का ये ग्रुप चल रहा है, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। उसी तरह से ये एक काशी दिख रहा है आपको, काशी, है ना। काशी के देखिए उत्तर में कौशल आ रहा है, पश्चिम में वत्स आ रहा है, ठीक है ना। और इसके पूर्व में ना 3 राज्यों का जोड़ा है, 3 राज्यों का जोड़ा है इसके पूर्व में। किसके? काशी के पूर्व में 3 राज्यों का जोड़ा है। कौन कौन है 3 राज्य? बज्जी, अंग और मगध। बज्जी, अंग और मगध। और ये अंग और मगध की कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले जो है ना इस काशी का अधिकार हुआ करता था इन तीनों पर, लेकिन आगे चल करके मगध जो है उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो इस तरह से आप पड़ोसियों के आधार पर अगर इनको याद करने का प्रयास करोगे ना तो बहुत आसानी से आप इनको याद कर ले जाओगे, कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, है ना। आइए, तो जनपदों के संबंध में कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक बेसिक सी बातें हैं, जैसे कि जनपद जो है वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। वैदिक भारत के मतलब ये कि जब हमारे वेदों का प्रचलन हुआ था, अर्थात कि जब वैदिक काल था भारत में, वैदिक काल था जब भारत में, उस समय के प्रमुख राज्य थे। इन 16 महाजनपदों के समय में वेदों का साम्राज्य हुआ करता था भारत में, मतलब वैदिक साम्राज्य था। उसके बाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग में क्या हुआ था दोस्तों, यहां पर लोहे का बहुत ज्यादा विकास हुआ। लोहे का मतलब लोहे की जल्दी यहां खोज हो गई थी, लोहे का अच्छे से विकास हो गया था। तो इसका विकास होने से क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जितने भी महाजनपद थे ना, उनका विकास और तेजी से होने लगा और ये और अधिक ताकतवर बन गए। जब कोई जनपद ताकतवर बनता है, जब शक्तिशाली बनने लगा, तो वो क्या हुआ, जनपद से कहां पहुंच गया, महाजनपद पर पहुंच गया, है ना। तो जनपद से महाजनपद का सफर सबसे पहले किसने तय किया था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में जहां पर लोहे का तीव्र गति से विकास हुआ था, उस क्षेत्र के जो भी जनपद थे वो जल्दी से महाजनपद बन गए थे। इतनी बात मात्र याद रखेंगे। नेक्स्ट में अगर बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी है। ध्यान दीजिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के विकास में और तेजी से वृद्धि होने लगी। क्यों हुई थी? ध्यान से सुनिए। क्योंकि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में भारत के भाग में इस तरह के 16 महाजनपदों का जो है उत्कर्ष हो चुका था।
ध्यान दीजिएगा क्या कहा यहां पर कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय, बस इतना याद रख लीजिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में ही 600 से 325 ईसा पूर्व के बीच के समय में ही जो है भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, अखंड भारत की बात कर रहे हैं हम, अखंड भारत के ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उत्कर्ष हो चुका था। कितने? 16 महाजनपदों का, है ना। तो राज्य जो है यहां पर दो प्रकार के हुआ करते थे, मतलब ये कि जो 16 महाजनपद थे, अर्थात जो 16 राज्य थे जिसमें पूरा उत्तर भारत विभाजित था, ये 16 राज्य है ना दो प्रकार के थे, मतलब ये कि इनकी शासन व्यवस्था दो प्रकार की हुआ करती थी। कौन कौन सी दो प्रकार की? तो एक थी एक तांत्रिक शासन व्यवस्था, और दूसरे कुछ राज्य ऐसे थे जो वहां पर गणतंत्र जो है लागू था। मतलब ये वर्तमान हिसाब से क्या बोल सकते हो आप, एक तांत्रिक शासन व्यवस्था मतलब कि राजतंत्र, है ना, और गणतांत्रिक मतलब कि गणतंत्र अर्थात कि लोकतंत्र, है ना। तो एक तांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है राजतंत्र, जहां पर किसी राजा का शासन मात्र हुआ करता था, अर्थात राजा ही सर्वशक्तिमान हुआ करता था। और गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ? लोकतंत्र, है ना। गणतंत्र मतलब कि वहां का उस राज्य का प्रमुख जो है ना उसका चुनाव होता था, जनता चुनती थी, उसको हम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था बोलते थे। तो दोनों प्रकार के राज्य उस समय में हुआ करते थे। अगर हम गणतांत्रिक राज्यों की बात करें, लोकतंत्र की अगर बात करें, तो मल्ला, वज्जी, कंबोज और कुरु, ये कुछ ऐसे राज्य थे जो गणतांत्रिक थे। वहीं मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गांधार, सूरसेन, चेदी और मत्स्य, इनको अगर देखा जाए तो ये एक तांत्रिक शासन व्यवस्था इनमें लागू थी। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, इन 16 ही महाजनपदों में कुछ राज्य जो थे वो एक तांत्रिक थे और कुछ गणतांत्रिक थे, दैट्स ऑल। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स को एक एक नाम याद करना पड़ेगा, एक एक नाम, कि इन 16 में से कितने राज्य लोकतांत्रिक थे, गणतांत्रिक थे, और कितने राज्य एक तांत्रिक थे, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए। वो जो बीए वाले स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना जरूर याद रखिएगा कि इन 16 ही महाजनपदों में कुछ राज्य एक तांत्रिक थे, एक तांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाए थे, और कुछ राज्य ऐसे थे जो गणतांत्रिक शासन पद्धति को अपना रखा था। क्लियर है? आइए, तो अब जो है कौन कौन से राज्य थे जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से एक भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था कि संपूर्ण भारत को वो एकता के सूत्र में बांध सके, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध सके, ताकि संपूर्ण भारत को संपूर्ण भारत कहा जा सके या अखंड भारत कहा जा सके। हालांकि हम ये जरूर बोल सकते हैं कि 6वीं शताब्दी के जो छोटे छोटे राज्य थे, ये राज्य उत्तर वैदिक काल जो था ना उस समय के राज्यों से काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि सभी को एकता के सूत्र में बांध करके एक संपूर्ण या अखंड भारत की स्थापना कर सके। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, है ना। और इसकी जानकारी देखिए, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अनुसार इन्होंने अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ समय पूर्व, कुछ समय पहले जो है भारत 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था। भारत जो है 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था, विभाजित था, 16 जो है भागों में विभाजित था, ऐसा मान सकते हैं, हो ना। तो इन्हीं 16 राज्यों को ही 16 महाजनपद के नाम से पुकारा गया है, 16 महाजनपद का नाम से पुकारा गया है। कौन कौन से थे? तो दोस्तों 16 के ही नाम आपके सामने ये रहे। क्लियर है? इनमें से नाम, सभी नाम जो है आपको याद होने चाहिए, चाहे वो बीए के वाले स्टूडेंट हो या फिर आप में से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वाले, उनके लिए तो कंपलसरी है, बट बीए वाले स्टूडेंट को कुछ भी लगता है, मात्र 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट। ऐसे नहीं रटना है ना, ऐसे गलती मत करिएगा आप लोग ऐसे याद करने की, ऐसे याद नहीं होंगे ये। कैसे याद करना है आपको? मैपिंग के द्वारा याद करना है। एक को सेंट्रल लीजिए, जैसे मैंने काशी को बताया, काशी का सेंट्रल लिया, काशी के बाद में उसके पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये सारी कहानी इस प्रकार से आपको लोग करना होगा याद। अगर इस प्रकार से करेंगे, सबको ना दिशा के आधार पर याद कीजिए, मैप के आधार पर, मैप को सामने रखिए, अच्छे से उनको याद कीजिए, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके इन 16 महाजनपदों में। सबसे पहले हम बात करेंगे काशी।
ठीक है ना। काशी मैप में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो हाँ मैप मेरे पीछे आएगा समझाते हुए ना, थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता साइड में हो ना। देखिए काशी यहां पर आपको दिख रहा है, काशी आपको दिख रहा है ना, ये रहा काशी, ये काशी महाजनपद, ठीक है। काशी महाजनपद क्या कहा जाए, अब ऐसे देख लीजिए ना यार, काशी के देखिए, काशी के पूर्व में कौन कौन है, 3 राज्य, 3 राज्यों का जोड़ा है काशी के पूर्व में, कौन, वज्जी, अंग और मगध, है ना। काशी के उत्तर की बात करें तो कौन आ रहा है, कौशल आ रहा है। इसके पश्चिम में कौन आ रहा है, वत्स आ रहा है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में फिलहाल के लिए कोई नहीं आ रहा, यहां पे सिर्फ नदी आएगी, है ना। और खासकर एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि इन राज्यों की जो सीमाएं थी ना, ये सीमाएं या तो पर्वतों से बटी हुई थी या फिर नदियों से बटी हुई थी। इन राज्यों की सीमाएं किससे बढ़ती थी, 2 राज्य अलग पृथक किससे होते थे, विशेष रूप से नदियों से होते थे। जैसे कि अगर हम काशी की ही बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्तमान में वाराणसी का क्षेत्र, वर्तमान में वाराणसी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वही काशी महाजनपद हुआ करता था। उत्तर में अगर बात करें तो वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी जो नगरी थी, वाराणसी नगरी उत्तर में वरुणा नदी से और दक्षिण में 80 नदी से घिरी हुई जो वाराणसी नगरी थी, यही इसकी राजधानी हुआ करती थी। किसकी, महाजन, इस काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। और सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध और अंग के ऊपर काशी का अधिकार हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा इस पर, मगध और अंग, देखिए ये उसके साइड में मगध और अंग दोनों उसके पड़ोसी राज्य हैं, मगध और अंग, है ना, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। तो इन मगध और अंग पर काशी का एक समय साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर के मगध जो साम्राज्य है ना, जो मगध महाजनपद है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है आगे चल करके, ठीक है ना। तो ये महान समृद्धशाली और साधन संपन्न राज्य हुआ करता था, कौन, काशी। तो यहां पर याद कितना करना है, दैट सिर्फ इतना याद करना है आपको, काशी वर्तमान में वाराणसी और उसके आसपास क्षेत्रों में था, ठीक है ना। और इस काशी महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वाराणसी नगरी इसकी राजधानी हुआ करती थी। दैट्स ऑल, ये 2 बातें आपको फिलहाल के लिए याद रखनी है, ठीक है। अगला है कौशल जो कि काशी के उत्तर में है। कहां पर है, काशी के उत्तर में है। अब देखिए जरा कौशल को हम कैसे याद करेंगे, वर्तमान अवध का क्षेत्र, वर्तमान में अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। यह उत्तर में देखिए, कौशल उत्तर में नेपाल की सीमा से टच था, उत्तर में नेपाल, तो उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सई नदी जो कि काशी महाजनपद के उत्तर की सीमा बनाती थी, कौन, सई नदी, है ना, वो कौशल के दक्षिण की सीमा बना रही है। तो कौशल और काशी के राज्यों की सीमा का जो विभाजन हुआ है ना, वो किससे हुआ था, सई नदी से हुआ, है ना। तो यहां पर कौशल जो है उत्तर में नेपाल से टच था, वहीं दक्षिण में सई नदी तक था। पश्चिम में बात करें तो पांचाल जो आपका अन्य जो महाजनपद रहा है, ये पश्चिम में पांचाल रहा, है ना, कौशल के पश्चिम में पांचाल है ये। तो इससे लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक इसकी सीमा फैली हुई थी। इसकी राजधानी की बात करें कौशल की, तो श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी, क्लियर है ना। चलिए अगला महाजनपद था अंग, कौन था, अंग, जो कि वज्जी और मगध के बीच में था और एक समय में काशी का अंग पर अधिकार हुआ करता था, क्लियर है। तो अंग जो है उत्तरी बिहार के, देखिए एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, शांति सुनिए, अगर आपने मैपिंग के द्वारा इनको याद किया ना, तो आपको ये सब चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं से इनकी स्टोरी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या याद करना होगा, सिर्फ इनकी राजधानी याद करनी होगी, इससे राजधानी कौन सी है, मैपिंग के माध्यम से करोगे तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी 1% अपने आप याद होता चला जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जो जिले हैं, वो इसी महाजनपद के थे, है ना। और राजधानी इसकी चंपा हुआ करती थी, और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी था, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वर्तमान में उत्तर की सीमा का जो बिहार का जो क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है बिहार का, उस उत्तर में जो भागलपुर और मुंगेर है ना, उसके जिले प्राचीन समय में अंग महाजनपद के नाम से जाने जाते थे।
और इस अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। और इस चंपा को महाभारत और पुराणों में क्या कहा गया है? मालिनी नाम कहा गया। क्या? मालिनी। ठीक है ना, मालिनी। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना भी याद होगा तो भी चल जाएगा, अब काम हो जाएगा। बात करते हैं मगध की। मगध की, जिस पर एक समय काशी का अधिकार हुआ करता था। देखिए, ये दक्षिण बिहार में स्थित है। मगध दक्षिण बिहार में स्थित है। वर्तमान पटना और गया, वर्तमान में पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। आगे चलकर के कालांतर में उत्तर भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन गया मगध। कालांतर में मतलब कि आगे चल के, है ना, आगे बढ़कर के मगध साम्राज्य जो है उत्तर भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। बिल्कुल है ना, मगध, अंग और बज्जी तीनों एक दूसरे के आपस के पड़ोसी हैं। तो मगध और अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी, देखिए चंपा नदी इन दोनों राज्यों को पृथक करती है। और इस महाजनपद की सीमा उत्तर से में गंगा से, उत्तर की ओर देखोगे अंग की तो उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी, है ना। इस प्रकार से इसकी सीमा फैली हुई थी अंग माफ कीजिए मगध महाजनपद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं वज्जी पर। वज्जी महाजनपद की अगर बात करते हैं तो ये एक अकेला, अन्य महाजनपदों की तरह एक अकेला ना होकर के ये 8 छोटे छोटे राज्यों का एक समूह था, मतलब एक संघ था। 8 छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था, है ना, जिसको क्या कहा गया? वज्जी कहा गया, वज्जी कहा गया। ठीक है, तो इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। वहीं मिथिला के विदे और कुंडल ग्राम ये विशेष रूप से प्रसिद्ध थे उस समय में। ये सभी मिले हुए थे वज्जी साम्राज्य के अंतर्गत। वैशाली उत्तर बिहार के मुजफ्फर जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तरी बिहार के मुजफ्फर जिला जो है, मुजफ्फर जिले में स्थित है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित कनकपुर नामक नगर से की जाती है। वहीं कुंडल ग्राम वैशाली के समीप स्थित है। कुंडल ग्राम वैशाली के समीप स्थित है। नेक्स्ट में बात करें छठवें महाजनपद की, मल्ल की, तो मल्ल दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित है। वज्जी के समान यह भी एक संघ अर्थात कि कुछ राज्यों का मिला हुआ एक संघ है, अर्थात एक गण है ना, कुछ राज्यों के द्वारा मिलकर के बनाया गया एक संघ है। ठीक है, नेक्स्ट है चेदी या चेती। इस चेदी या चेती को जो है आप कैसे याद करेंगे दोस्तों? इस चेदी साम्राज्य का जो एक प्रसिद्ध शासक रहा है शिशुपाल। कौन? शिशुपाल। आपने सभी ने नाम सुना हुआ शिशुपाल का। शिशुपाल जिसका कृष्ण ने उसकी गर्दन काट के उसका वध किया था, है ना, वही शिशुपाल। तो ये चेदी महाजनपद का ही प्रसिद्ध सम्राट शासक हुआ करता था। तो आधुनिक समय में बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती जो भाग है वो चेदी महाजनपद के ही भाग रहा करते थे। इसकी राजधानी जो है सोत्तीवती थी, सोत्तीवती। और इसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। सोत्तीवती की पहचान कहां से? महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। और महाभारत काल में यहां का प्रसिद्ध शासक था शिशुपाल, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। अगला जो आपका महाजनपद है वो है वत्स। कौन सा? वत्स महाजनपद। तो आधुनिक इलाहाबाद और बांदा के जो जिले हैं वो प्राचीन काल का वत्स महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी कौशांबी हुआ करती थी। क्या? कौशांबी हुआ करती थी, जो इलाहाबाद से 33 मील दूर यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। कौन? कौशांबी, है ना। इसकी राजधानी कहां पर स्थित थी? यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। क्लियर है। अगला है कुरु। मैं स्पीड से इसलिए बढ़ रहा हूं, इसमें आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ 2-3 बातें मात्र आपको याद करनी कि वर्तमान में कौन सी स्थिति थी, जो आप मैप में बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मैप देख करके, मैप के अनुसार स्टडी करके। और आपको इसकी राजधानी याद करनी है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। बाकी जब मैपिंग के द्वारा पढ़ोगे ना तो अपने आप आपको जो है इसकी पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में आप बात करें कि कुरु की, तो कुरु जो है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था, है ना। कहां पर? देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरठ में, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में। बस इतना तो याद करना आपको, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इस क्षेत्र में के जो भाग था ये कौन सा? कुरु महाजनपद का भाग हुआ करता था, है ना। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। आपका काम ही खत्म हो गया, बस इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। अब महाभारत कालीन जो हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर का जो नगर था इसी राज्य में था हस्तिनापुर। वो जिस हस्तिनापुर के शासक श्री कृष्ण को माना जाता है ना, कुरुक्षेत्र था। क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं 10 महाजनपद नंबर 10 में
पांचाल। कौन? पांचाल। कहां पर ये पांचाल दोस्तों? देखिए आप मैप में देख पा रहे हैं, ये पांचाल, ये कौशल के पश्चिम में है पांचाल, है ना। तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों से मिलकर के प्राचीन समय में पांचाल महाजनपद का निर्माण होता है। कौन कौन क्षेत्र से? रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद से। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर के पांचाल महाजनपद का निर्माण होता है। प्रारंभ में इसके दो भाग हुआ करते थे। कौन कौन से दो भाग? उत्तर में उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, है ना। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, आगे चल करके ये दोनों एक हो गए थे, लेकिन ये एक बड़ा साम्राज्य होने के कारण इसको जो है दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग अलग था इसका और दक्षिणी भाग अलग था, है ना। वो दोनों की अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। जो उत्तरी पांचाल था ना, उसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों अहित छत्र। कौन सी? अहित छत्र, है ना। और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी होती थी कामपिल्य। कामपिल्य, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य, इसको मत्स्य भी बोला जाता है, मत्स्य भी बोला जा सकता है, एग्जाम में मत्स्य भी आ सकता है, लेकिन आपको दोनों नाम याद, पर ज्यादा प्रचलित जो है वो मत्स्य ही है। क्या? मत्स्य। कहां पर है मत्स्य दोस्तों? आप ये मत्स्य देख पा रहे हैं कुरु और सूरसेन के बीच में, ठीक है ना। कुरु, मत्स्य और सूरसेन, ठीक है। तो कुरु आपने पढ़ा, मत्स्य पढ़ेंगे। चलिए मत्स्य, तो राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। कहां पर? राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में, ठीक है। इसके अंतर्गत वर्तमान का अलवर का संपूर्ण भाग, अलवर का संपूर्ण भाग और भरतपुर का एक भाग, राजस्थान के ही अलवर और भरतपुर का भाग जो है इसमें सम्मिलित था। राजधानी इसकी विराटनगर हुआ करती थी। बस। सूरसेन की बात करें, से पड़ोसी सूरसेन की, मतलब से दक्षिणी राज्य सूरसेन की बात करें तो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई कहा करते थे। क्या? सूरसेनोई। और इसकी राजधानी जो है मेथोरा कहा करते थे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहां यदु वंश का शासन था। किसका? यदु, अर्थात कि यादव वंश का शासक था। कृष्ण यहाँ के राजा हुआ करते थे। कहां के? सूरसेन के राजा हुआ करते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र हुआ करता था, जो बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य हुआ करता था। बुद्ध काल में ना अवंती पुत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका अश्मक। अश्मक, कहीं पर इसको अस्मक भी बोला जाता है, कहीं पर इसको अश्वक भी बोला जाता है। कहां पर था ये? गोदावरी नदी के तट पर स्थित अश्मक महाजनपद स्थित था, है ना। गोदावरी महानदी के तट, कहां पर? आंध्र प्रदेश। अब गोदावरी महानदी तो कई क्षेत्रों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी निकल के गई है, तो उस के तट पर जो है अश्मक महाजनपद था। अश्मक महाजनपद, है ना। इसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी, जिसको पोटिल भी बोला जाता था। केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित मात्र था। ये अश्मक दिख रहा है आपको, ये दक्षिण भारत में एकमात्र इकलौता, है ना, वन मैन आर्मी की तरह डटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका अवंती। क्या है? अवंती। तो पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र अवंती, देखिए अवंती आप देख पा रहे हैं आप लोग, मध्य भारत की कहानी है ये, है ना, मध्य भारत में है ये। तो अवंती जो है पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती मतलब ऊपर वाला अवंती, और जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। उज्जैनी अर्थात कि वर्तमान का उज्जैन नगर, है ना। और एक दक्षिणी अवंती थी जिसकी राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। कौन? माहिष्मती, ठीक है ना। दोनों के बीच वेत्रवती जो नदी थी उसके द्वारा इस दोनों का विभाजन हुआ करता था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। नेक्स्ट है गांधार। कौन? गांधार। तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों के गांधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था गांधार के अंतर्गत। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका कंबोज। है ना। मैं 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं आपको और किस प्रकार से इनको याद करना है ना, जैसे कि आपको पूरी स्टोरी आपको याद रहे। तो कंबोज के अगर बात करें तो कंबोज जो है दोस्तों, कंबोज जो महाजनपद है ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर के भाग में प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद बना हुआ था। देखिए कंबोज की अगर हम बात करें तो ये कंबोज रहा, जिसकी मैंने प्रारंभ में बताया था, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये दक्षिण और पश्चिम कश्मीर के भाग में, और आप इसको ना बेसिकली ये कश्मीर के ही भाग में आ रहा है। देखिए भारत जो है इस प्रकार से फैला हुआ है ना, भारत इस प्रकार से फैला हुआ है। तो दक्षिण ये कश्मीर ऊपर का, तो ये दक्षिण और पश्चिम, तो ये कश्मीर का क्षेत्र, तो दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में कंबोज बसा हुआ है।
दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में। तो ऐसे आप याद करेंगे इसको कि दक्षिण पश्चिम जो कश्मीर का भाग है उसमें उसी में प्राचीन समय में कंबोज महाजनपद बसा हुआ था और इसकी राजधानी जो है राजपूत अथवा हटक हुआ करती थी। ये गांधार का पड़ोसी राज्य हुआ करता था। किसका? गांधार का पड़ोसी राज्य हुआ करता था। कालांतर में यहां राजतंत्र के स्थान पर संघ राज्य की स्थापना हो चुकी थी। आगे चल करके यहां पर राजतंत्र हट करके संघ राज्य स्थापित हो गया था गांधार में। ठीक है ना दोस्तों। हालांकि देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 16 महाजनपदों की मैंने बात की है ना, ये तो हमारी एक शॉर्ट में चर्चा पूरी की 16 महाजनपदों पे हमने शॉर्ट में चर्चा कर ली है, एक कला और संस्कृति के आधार पर कि हमारी संस्कृति, ये प्राचीन संस्कृति इस प्रकार की भी रही है। लेकिन अगर देखिए प्राचीन भारत में इसको पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है और जहां पर मैंने सेशन लेकर के आपको विस्तार से समझाया भी है। लेकिन प्राचीन भारत की एक और सीरीज फिर से स्टार्ट होगी अभी बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही, जिसमें इसमें एक एक सभी जितने भी महाजनपद है ना, एक एक महाजनपद को इस प्रकार से एक कहानी के रूप में समझेंगे और इन आपस में 16 महाजनपदों का किस प्रकार का आपस में संबंध रहा था, किसने किस पर कब आक्रमण किया था, किसने किसको किस प्रकार से जीता, किसकी कहां पर राजधानी, किसके किससे संबंध थे, ये सारी इन पूरी कहानी के रूप में 16 महाजनपदों को हम जो अगली सीरीज आने वाली है ना हमारी प्राचीन भारत की, उसमें पूरे विस्तार से देखेंगे। क्योंकि यहां विस्तार से नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि अभी हम इतिहास नहीं बल्कि हम संस्कृति को पढ़ रहे हैं, कला एवं संस्कृति को पढ़ रहे हैं, आइडिया ऑफ भारत को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें इसी प्रकार से संक्षिप्त में ही चर्चा करनी है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो प्रश्न आएंगे दोस्तों वो संक्षिप्त रूप में ही आएंगे और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, है ना, पूरे विस्तार से नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं हम कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनपद का अर्थ जो है उस जगह से या उस स्थान से लिया जाता है जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का एक क्षेत्र मात्र हो। वर्तमान स्थिति में कई गांव मिलकर के एक जनपद का निर्माण करते हैं और जनपद मिलकर के एक जिले का निर्माण करते हैं। अर्थात जनपद जो है गांव और जिले के बीच की एक छोटी सी इकाई होती है। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैपिंग का सपोर्ट लेकर, मैप का सहारा लेकर के आप इन 16 महाजनपदों के नाम याद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आपको देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा और 16 महाजनपद आपके दिमाग जीवन भर के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा इन 16 महाजनपदों के नाम। बहुत आसान है मैपिंग की सहायता से इनको याद करना। ऐसे रटने बैठ जाओगे तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा आप एक हफ्ता भी याद नहीं रख पाओगे, 100% भूल जाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आप मैपिंग के सहारे से याद करोगे कि इसके उत्तर में कौन है, इसके दक्षिण में कौन है, इसके पश्चिम में कौन है, इस प्रकार से आप मैपिंग के द्वारा करोगे ना तो आसानी से बहुत जल्दी याद कर ले जाओगे और हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, वो जो अगला सेशन हमारा होगा, अगली क्लास होगी, इसके बाद में मैं आपको प्रारंभ में बता चुका था कि ग्राम स्वराज पर हमारी अगली चर्चा होने वाली है और कल वाले सेशन के बाद ही जो है हमारी यूनिट 3 जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 4 में हम जो है एंट्री कर जाएंगे। ठीक है ना? चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। वो जो नए स्टूडेंट है वो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक छोड़ी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है। जहां पर भी आप ऐड होना चाहें वहां पर आसानी से ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर ये लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर और नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है आपके पास में, जहां पर आप पर्सनली हमसे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर नोट्स से लेक्चर की भी आप वहां पर जो है अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं हमें। चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।